हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। मल्टी थ्रेडिंग जावा का एक कोर फीचर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज है जो हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग, देन मल्टी टास्किंग, और उसको मल्टी थ्रेडिंग के साथ कंपेयर करेंगे। लास्ट में इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मल्टी थ्रेडिंग को जावा एक्लिप्स के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ शुरुआत करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग से। मल्टी प्रोग्रामिंग इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम ऑन ए सिंगल प्रोसेस मशीन। एक सीपीयू के अंदर एक टाइम में केवल एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। तो फिर मल्टी प्रोग्रामिंग होती कैसे है? देखिए, प्रोसेस वन फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू के अंदर, और उस प्रोसेस वन के अंदर एक सर्टेन टाइम पे कुछ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट आ गई जिससे सीपीयू आइडल हो गया, क्योंकि इनपुट आउटपुट में कुछ टाइम लगेगा। तो उस आइडल टाइम को, सीपीयू के इस आइडल टाइम को यूटिलाइज करने के लिए प्रोसेस टू, जो कि वेट स्टेट के अंदर है, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब प्रोसेस वन की वो वेट स्टेट जब ख़त्म हो जाती है तो वापस प्रोसेस वन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है और प्रोसेस टू वेट स्टेट के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से हम सीपीयू के आइडल टाइम को यूटिलाइज करते हैं। यही मल्टी प्रोग्रामिंग का पर्पज़ है। नाउ मल्टीटास्किंग, फॉर एग्जांपल एक यूजर इंटरनेट को यूज कर रहा है, इंटरनेट से कोई डाटा कॉपी करके वर्ड के अंदर टाइप कर रहा है, साथ साथ वो म्यूजिक भी सुन रहा है। देखिए, अब यहाँ पे ये लिसनिंग म्यूजिक, ब्राउजिंग इंटरनेट एंड टाइपिंग इन द वर्ड्स, ये दीज थ्री आर द एप्लीकेशन। ये तीनों एप्लीकेशन एक साथ चल रही हैं एक सीपीयू के अंदर। दिस फीचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। नाउ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग इज द एबिलिटी ऑफ द सीपीयू विच एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड कॉन्करेंटली। इट मीन्स इसके अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। देखिए, एक थ्रेड वन एग्जीक्यूट हो रहा है, उस थ्रेड के अंदर कुछ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट आ गई जिसकी वजह से सीपीयू आइडल हो जाएगा। इस इनपुट आउटपुट टाइम को यूटिलाइज करने के लिए थ्रेड टू एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी तो वापस थ्रेड वन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो ठीक है कि जिसमें मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं, बट ये थ्रेड है क्या? तो देखिए, एक प्रोसेस है P1। प्रोसेस के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो एक प्रोसेस को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में या स्मॉल सेगमेंट्स में। फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, उसके अंदर बहुत सारे मेथड हमने यूज़ किए हैं। जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक अलग मेथड का यूज़ किया है, डिवीजन करने के लिए अलग मेथड का यूज़ किया है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए अलग मेथड का यूज़ किया है। देखिए, 3 मेथड हैं। इन तीनों मेथड को अलग अलग हम कर देंगे और ये 3 थ्रेड बोलेंगे हम इनको। ये तीनों थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकते हैं कॉन्करेंटली एक सीपीयू के अंदर। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है? सीपीयू के टाइम को और ज़्यादा यूटिलाइज करना, आइडल टाइम को और ज़्यादा मैक्सिमम लेवल तक यूटिलाइज करना, ये इसका पर्पज़ होता है। बट जो हम थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड इंडिपेंडेंट यूनिट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट यूनिट। अब इंडिपेंडेंट यूनिट का मतलब क्या होता है कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसका क्या बेनिफिट होगा कि अगर एक थ्रेड के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो उस एक्सेप्शन का इफ़ेक्ट दूसरे थ्रेड पे या बाकी के जितने भी थ्रेड हैं उस प्रोग्राम के ऊपर, उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। बाकी के थ्रेड स्मूथली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट मैंने बताया कि सीपीयू के आइडल टाइम को मैक्सिमम लेवल तक यूटिलाइज करना। दूसरा बेनिफिट ये बताया कि जो थ्रेड होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर एक थ्रेड में कोई एक्सेप्शन आ जाती है, बाकी का प्रोग्राम एज इट इज़ एग्जीक्यूट होता रहेगा, यानी कि प्रोग्राम कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं होगा इन केस ऑफ एनी एक्सेप्शन। ओके, थ्रेड को समझने के लिए हम थ्रेड को प्रोसेस के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए, एक प्रोसेस जब भी एग्जीक्यूट होता है सीपीयू में, वो कुछ मेमोरी एक्वायर कर लेता है, बट थ्रेड अलग से कोई मेमोरी एक्वायर नहीं करता। थ्रेड उस प्रोसेस की मेमोरी को ही शेयर करता है। तो एक प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड होते हैं, सभी थ्रेड एक शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करते हैं। वो शेयर्ड मेमोरी उस पर्टिकुलर प्रोसेस की मेमोरी होती है। जितने भी प्रोसेस होते हैं, हर एक की अपनी इंडिपेंडेंट मेमोरी होती है, बट थ्रेड की इंडिपेंडेंट मेमोरी नहीं होती। थ्रेड शेयर्ड मेमोरी को ही यूज करता है। ठीक है, अब अगर हम एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस की बात करें तो प्रोसेस तो एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है, बट थ्रेड एक प्रोग्राम का सेगमेंट होता है। ठीक है,
प्रोसेस सेपरेट मेमोरी को यूज करता है, थ्रेड शेयर्ड मेमोरी को यूज करता है. ओके, दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन प्रोसेस एंड द थ्रेड. नाउ प्रैक्टिकल यूज ऑफ द थ्रेड, और वी कैन से दैट रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द थ्रेड. देखिए, जब हम वर्ड में काम करते हैं तो टाइप करते करते फॉर एग्जांपल हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे यहाँ पे हो गई है, इंसर्ट की स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया है, तो वर्ड का जो स्पेल चेकर है हमें साथ साथ बता देगा कि ये स्पेलिंग गलत है, उसको अंडरलाइन कर देगा. देखिए, इफ़ वर्ड इज ए प्रोसेस, स्पेल चेकर इज द थ्रेड ऑफ दैट प्रोसेस विच इज रनिंग concurrently and telling us that this spelling is wrong. मल्टी थ्रेडिंग का दूसरा प्रैक्टिकल यूज हम मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम एटीएम मशीन को यूज करते हैं. एटीएम मशीन पे एक यूजर जाता है, अपना कार्ड इंसर्ट करता है और अपने अकाउंट की डिटेल चेक कर सकता है. बट एक एटीएम मशीन एक सर्वर से जुड़ी होती है और उस सर्वर के ऊपर बहुत सारे अकाउंट होल्डर होते हैं जो पूरी कंट्री के अंदर एक साथ उस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं. बट अगर मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट यूज नहीं कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हम, तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यूज़र वन ने रिक्वेस्ट की, यूज़र वन सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देने में बिजी हो जाएगा और तब तक बाकी के यूज़र वेट करते रहेंगे. बट मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, सर्वर जितने भी यूज़र सर्वर को यूज करेंगे, हर एक यूज़र के लिए सर्वर एक थ्रेड क्रिएट कर देगा, हर एक यूज़र के लिए एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट कर देगा. तो हर एक यूज़र का अपना थ्रेड है, तो हर एक यूज़र उस थ्रेड के अंदर काम करेगा. तो इससे क्या होगा कि एक सिंगल यूज़र सर्वर को बिजी नहीं कर सकता. तो फॉर एग्जांपल यूज़र वन ने रिक्वेस्ट की सर्वर से, तो सर्वर ने उसके लिए एक थ्रेड क्रिएट कर दिया, थ्रेड वन. यूज़र टू ने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने उसके लिए एक थ्रेड क्रिएट कर दिया, थ्रेड टू. ठीक है, इस तरह से जितने भी यूज़र होंगे हर एक के लिए एक थ्रेड क्रिएट हो जाएगा और सब यूज़र अपना इंडिपेंडेंट काम करते रहेंगे. यही एग्जांपल हम रेलवे रिजर्वेशन में देख सकते हैं कि एक साथ पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग टिकट रिज़र्व करवाते हैं, हर एक की टिकट रिज़र्व हो जाती है बिल्कुल सेम रियल टाइम पे. ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी यूज़र होते हैं सर्वर के ऊपर टिकट रिज़र्व करवाने वाले, हर एक यूज़र का एक थ्रेड क्रिएट हो जाता है और सभी यूज़र इंडिपेंडेंटली सर्वर के ऊपर काम कर लेते हैं. अब इसका नेक्स्ट यूज प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल के अंदर अमेज़न की ऐप इंस्टॉल्ड है. उस अमेज़न की ऐप से हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट का रेट जानने के लिए या किसी प्रोडक्ट के फीचर जानने के लिए. वो रिक्वेस्ट एक थ्रेड की फॉर्म में अमेज़न के सर्वर पे जाती है. क्योंकि उस रिक्वेस्ट का एक थ्रेड बन गया तो ऐप हमारी फ्री हो गई, उस ऐप के ऊपर हम दूसरा काम कर सकते हैं. अगर थ्रेड क्रिएट नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो ऐप बिजी हो जाती रिक्वेस्ट भेजने में, हम उस ऐप के ऊपर दूसरा काम नहीं कर सकते थे. इन द सेम वे सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स हमें देगा, उस रिस्पॉन्स के लिए सर्वर क्या करेगा, एक थ्रेड क्रिएट कर देगा ताकि सर्वर फ्री हो जाए. तो वो रिस्पॉन्स उस थ्रेड के थ्रू हमारे पास आती है, यानी कि क्लाइंट के पास रिस्पॉन्स आता है थ्रेड के थ्रू. तो थ्रेड सर्वर ने क्रिएट कर दिया तो अमेज़न का सर्वर फ्री हो गया ताकि दूसरे यूज़र उस अमेज़न के सर्वर को यूज कर सकें. जावा के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सर्वलेट का. सर्वलेट एक्चुअली एडवांस जावा का एक कॉन्सेप्ट है जो कि मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट के ऊपर ही काम करता है. नेक्स्ट मल्टी थ्रेडिंग का एग्जांपल है मल्टीमीडिया गेम. देखिए, मल्टीमीडिया गेम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. तो मल्टीमीडिया गेम के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि एक ये पर्सन दिखाई दे रहा है, एक हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई गन दिखाई दे रही है. एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ये क्या हैं, ये सभी के सभी थ्रेड हैं. दीज आर थ्रेड. ये सभी थ्रेड कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं. हमें ये लग रहा है कि ये सारे के सारे हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारी कमांड पे काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये थ्रेड हैं जो कि कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं. ये सारे थ्रेड मिलके एक गेम का एनवायरनमेंट हमारे सामने क्रिएट कर देते हैं. तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग. नाउ एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग. देखिए, थ्रेड जैसे कि हमने पढ़ा कि एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है थ्रेड.
तो जब एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरे यूजर की मान लो रिक्वेस्ट आती है सर्वर के पास, तो वो ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि वो थ्रेड उस जब यूजर की रिक्वेस्ट आएगी तो उसके लिए एक अलग से थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी यूजर की जो रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक नहीं होगी, दूसरे थ्रेड इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। सेकंड, एक थ्रेड के अंदर एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाती है, कोई और एरर आ जाती है, तो उस एक्सेप्शनल कंडीशन की वजह से दूसरे थ्रेड के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरे थ्रेड स्मूथली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। थर्ड बेनिफिट क्या है कि जो थ्रेड होते हैं उसको सेपरेट मेमोरी एलोकेट नहीं होती, वो शेयर्ड मेमोरी को ही एक्सेस करता है। तो यानी कि एक प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड हैं सभी के सभी एक सिंगल शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करते हैं, तो इससे हमारी जो मेमोरी है वो सेव होती है, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग में कोई एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्ट नहीं होती। फोर्थ इसका बेनिफिट है कि मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है, इसमें सीपीयू का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे जाना, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर स्विच करना, ऐसे ही मल्टी थ्रेडिंग में एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के ऊपर स्विच करना। तो मल्टी थ्रेडिंग में जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है बहुत ही फास्ट होती है, बहुत कम टाइम लेती है एज कंपेयर टू मल्टी प्रोसेसिंग। Now come to the most important part of this video, implementation of thread in Java. Java के अंदर थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें थ्रेड लाइफ साइकिल को पढ़ना पड़ेगा। तो लाइफ साइकिल में क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिससे होकर एक थ्रेड गुजरता है। सबसे पहले हम न्यू स्टेज की बात करेंगे जिसके अंदर थ्रेड क्रिएट होता है। After the creation of the thread, it enter to the runnable state. Runnable state means a thread is ready to execute, but it is not executing. It is waiting to execute. After runnable state, it enter to the running state. In running state, thread is actually execute. After execution, after completion of the execution, it enter to the terminate state. यहाँ पे thread का काम खत्म हो जाता है। But रनिंग स्टेट के अंदर अगर कोई थ्रेड के अंदर कोई इनपुट आउटपुट स्लीप स्टेटमेंट या सस्पेंड स्टेटमेंट या वेट स्टेटमेंट आ जाती है तो थ्रेड वेटिंग स्टेट के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद कोई जो थ्रेड रनेबल स्टेट के अंदर है, जो कि वेट कर रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो रनिंग स्टेट के अंदर एंटर कर जाता है। जब ये इस पर्टिकुलर थ्रेड की इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है तो थ्रेड रिज्यूम हो जाता है और वापस रनेबल स्टेट के अंदर आया तो रनेबल से रनिंग स्टेट के अंदर एंटर कर जाता है। तो इस तरीके से थ्रेड की लाइफ साइकिल चलती है। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ थ्रेड लाइफ साइकिल: न्यू, रनेबल, रनिंग, वेटिंग एंड डेड स्टेट। नाउ बिल्ट इन लाइब्रेरी ऑफ द जावा थ्रेड, which is the most important part of the Java. तो as you know Java is famous for its library। तो Java के अंदर थ्रेड के लिए भी लाइब्रेरी है। तो Java के अंदर पैकेजेस होते हैं, इनबिल्ट पैकेज, जिसके अंदर ये सभी क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं। तो थ्रेड के लिए Java के अंदर एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है java.lang। java.lang एक ऐसा पैकेज है जिसको हमें जावा के प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट पैकेज। पैकेज के अंदर थ्रेड के लिए एक थ्रेड क्लास होती है जो कि एक इनबिल्ट क्लास है, थ्रेड क्लास। एक रनेबल इंटरफेस होता है। तो थ्रेड क्लास या रनेबल इंटरफेस, इन दोनों में से हम किसी एक का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इनका डिफरेंस हम पढ़ेंगे और इनको डिफरेंट तरीके से यूज करके देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ जावा थ्रेड क्लास। तो जावा की जो इनबिल्ट थ्रेड क्लास है उसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं। वैसे मेथड तो बहुत सारे होते हैं बट ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि एसेंशियल हैं, जो कि यूज होंगे ही होंगे। जैसे कि स्टार्ट मेथड है, इट यूज टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड। इट कॉल द रन मेथड डिफाइंड टू डू सम एक्शन इन द थ्रेड। एक्चुअली एक ये मेथड होता है जो कि एक थ्रेड को कॉल करता है। थ्रेड जो होता है रन मेथड के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो स्टार्ट मेथड रन मेथड को कॉल करता है एक्चुअल में। स्लीप मेथड, जैसे कि अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि स्लीप स्टेज, देखिए ये स्लीप होता है। तो स्लीप
एक मेथड होता है जावा थ्रेड क्लास के अंदर जो कि स्टैटिक टाइप का मेथड होता है। तो स्लीप मेथड से जावा के थ्रेड को हम कुछ टाइम के लिए, कुछ मिली सेकेंड के लिए वेट करवा सकते हैं। तो इसका भी यूज हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। इससे स्टॉप मेथड, इससे हम जावा के थ्रेड को स्टॉप कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय मेथड, इससे एक रनिंग थ्रेड को या रनेबल थ्रेड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि टर्मिनेट कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। सस्पेंड कर सकते हैं किसी थ्रेड को, रेज्यूम कर सकते हैं वो थ्रेड जो कि वेट स्टेट के अंदर वेट कर रहा है तो हम उसको रेज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। यील्ड मेथड क्या करता है, इट पोज द करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड एंड अलाउ अदर थ्रेड टू एग्जीक्यूट टेम्परेरी। तो यील्ड मेथड क्या करता है कि जो थ्रेड रनिंग स्टेट के अंदर अभी हैं उसको टेम्परेरीली पोज कर सकता है, कुछ देर के लिए पोज कर सकता है ताकि कोई दूसरा इंपॉर्टेंट थ्रेड एग्जीक्यूट किया जा सके। अब हम मल्टी थ्रेडिंग के कुछ सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे एक्लिप्स के अंदर। अब तक हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं मल्टी थ्रेडिंग के। हमने पढ़ा है कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, दोनों को आपस में कंपेयर किया है। और उसके बाद हमने मल्टी थ्रेडिंग के प्रैक्टिकल यूजेस देखे हैं। फिर हमने थ्रेड लाइफ साइकिल पढ़ी है जो कि जावा स्पेसिफिक लाइफ साइकिल है। उसके बाद जावा की लाइब्रेरी होती है मल्टी थ्रेडिंग के लिए, और उसके लिए जावा ने एक क्लास बना रखी है थ्रेड नाम से और एक इंटरफेस बना रखा है रनेबल के नाम से। तो थ्रेड क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड। तो उन सभी फंक्शन को, उन क्लास को और इंटरफेस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे एक्लिप्स के अंदर। तो मैंने एक्लिप्स की आईडी ओपन कर रखी है। मैं ये प्रोग्राम एक्लिप्स के अंदर बना रहा हूँ। तुम इस प्रोग्राम को नेटबीन्स के अंदर भी बना सकते हो, नोटपैड के अंदर भी बना सकते हो। तो प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है जिसके अंदर चेक थ्रेड नाम की क्लास है जो कि मेन फंक्शन जिसके अंदर डिफाइन हम करेंगे। उसके अलावा मैंने दो क्लास बनाई है, ए थ्रेड और बी थ्रेड नाम से, जिसके अंदर मैं अपने थ्रेड क्रिएट करूँगा। बट हम उससे पहले एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करने के लिए। तो एक सिंपल हम मेथड बनाते हैं, उसका नाम मैं शो रख देता हूँ, वाई शो। देन इसके अंदर मैं एक लूप बनाता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। और here I am writing the output statement system.out.println, और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। एक मैसेज मैं प्रिंट करता हूँ, ए थ्रेड क्लास और हेलो। ओके, तो एक मैंने यहाँ मेथड लिया है शो, इसके अंदर एक लूप लगाया है, लूप रन फ्रॉम 0 to 5 मीन 6 टाइम ये लूप चलेगा, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ए थ्रेड क्लास हेलो। नाउ ऐसे ही सेम मेथड मैं इस क्लास के अंदर बनाता हूँ। उसका नाम भी मैंने शो रख दिया, और सेम मेथड है, ये भी 0 to 5 यानी कि 6 टाइम चलेगा। यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख दिया मैंने बी, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी थ्रेड क्लास, और हेलो की जगह लिख दिया हाय, हाय ऑल। ओके, तो एक क्लास है मेरी ए थ्रेड जिसके अंदर मैंने शो मेथड बनाया, जिसके अंदर मैंने एक लूप लिखा है, और लूप के अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया है। ये मैसेज 6 टाइम प्रिंट होगा बिकॉज दिस लूप रन फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड ऑन 5th। ऐसे ही सेम ये शो मेथड यहाँ पे मैंने बनाया है, और इसके अंदर भी एक मैसेज प्रिंट होगा जो मैसेज अलग है थोड़ा, और 0 से 5 तक ये लूप चलेगा। इट्स ए सिंपल प्रोग्राम। जस्ट अब हम मेन मेथड के अंदर दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ए थ्रेड obj1 इक्वल टू न्यू ए थ्रेड and b thread equal to new b thread। a thread and b thread are the class name we have defined above. Now
we are going to call the method show, and I am saving this program and try to run this program. Okay, it is running successfully. दिस इज़ ए सिंपल प्रोग्राम ऑफ जावा. इसके अंदर मैंने कोई थ्रेड नहीं बनाया, और जब हम जावा के प्रोग्राम में कोई थ्रेड नहीं बनाते तो जावा हमारे लिए एक थ्रेड बना देता है. दैट थ्रेड इज़ कॉल्ड मेन थ्रेड. मेन थ्रेड इज़ ए बाय डिफ़ॉल्ट थ्रेड. तो हर एक जावा के प्रोग्राम में एक थ्रेड तो होता ही है. दैट इज़ कॉल्ड मेन थ्रेड. अब इस प्रोग्राम के अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं. इस लूप के अंदर हम स्लीप स्टेटमेंट डालते हैं. स्लीप इज़ ए मेथड ऑफ थ्रेड क्लास जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कुछ मिली सेकेंड के लिए स्लीप स्टेट के अंदर डाल देता है. तो मैंने यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड दिए. इट मीन्स इट विल वेट फॉर 1 सेकेंड. तो स्लीप स्टेट के अंदर इट्स ए चेक एक्सेप्शन. तो यहाँ पे मुझे ट्राई कैच डालना पड़ेगा. एक्सेप्शन क्लास हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, और इसको अभी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ. यहाँ कुछ डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है. और यही सेम स्टेटमेंट मैं दूसरी क्लास यानी कि बी थ्रेड के अंदर डाल देता हूँ. ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर स्लीप मेथड का यूज किया है. स्लीप मेथड एक स्टैटिक मेथड है थ्रेड क्लास का, जो कि थ्रेड क्लास से कॉल किया जाएगा, और इसके अंदर मिली सेकेंड में टाइम डाला जाएगा. तो स्लीप मेथड के अंदर चेक्ड एक्सेप्शन होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने इसको ट्राई कैच के अंदर डाला है. ऐसे ही सेम यही सेम स्लीप मेथड दूसरी क्लास यानी कि बी थ्रेड के लूप के अंदर मैंने डाला है. अब इस प्रोग्राम को हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं. देखिए, हर एक आउटपुट के बाद 1 सेकंड का वेट यानी कि 1000 मिली सेकंड का वेट हो रहा है. तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो हो गया. मैं इसको फिर से रन करता हूँ. देखिए, ये जो 1 सेकंड का वेट हो रहा है, अब मेरा पर्पज़ क्या है कि इस 1 सेकंड के वेट को, यानी कि जो प्रोग्राम स्लीप स्टेटमेंट में चला जाता है 1 सेकंड के लिए, इसको मुझे यूटिलाइज करना है. तो 1 सेकंड के लिए सीपीयू आइडल हो जाता है. इस आइडल टाइम को यूटिलाइज करना ही मल्टी थ्रेडिंग का पर्पज़ है. तो बाय यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग आई विल यूटिलाइज दिस स्लीप टाइम ऑफ द प्रोग्राम. तो अब हम इसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ये 1 सेकंड के लिए स्लीप स्टेट के अंदर सीपीयू चला जाता है, तो उस 1 सेकंड में दूसरा थ्रेड आए और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए. इस प्रोग्राम में हेलो तो बनेगा थ्रेड 1 और हाई बनेगा थ्रेड 2. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो ये मैंने शो फंक्शन बनाए हैं, शो फंक्शन ए थ्रेड क्लास में भी और बी थ्रेड क्लास में भी, इन शो फंक्शन को हम थ्रेड में कन्वर्ट करेंगे. टू कन्वर्ट दिस शो फंक्शन इनटू द थ्रेड आई हैव टू चेंज द नेम ऑफ दिस शो फंक्शन. आई हैव टू राइट द रन हेयर. तो रन मेथड इज़ आल्सो ए मेथड ऑफ द थ्रेड क्लास. ये क्या करता है कि जो भी कोड इसके अंदर हम लिखेंगे वो कोड एक थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस रन मेथड को स्टार्ट मेथड से हम कॉल करेंगे. तो दोनों को मैं रन मेथड में कन्वर्ट कर देता हूँ. नाउ ए थ्रेड के अंदर भी रन मेथड है और बी थ्रेड के अंदर भी रन मेथड है. तो मैं 2 थ्रेड बनाऊंगा, एक तो ए थ्रेड के अंदर जो कोड लिखा है उसके लिए, और दूसरा थ्रेड बी थ्रेड क्लास के अंदर जो कोड लिखा है उसके लिए. अब इन दोनों थ्रेड को हम कॉल करेंगे, बट उससे पहले, थ्रेड क्रिएट करने से पहले मुझे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा. एक्सटेंड्स थ्रेड. अगर हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड नहीं करेंगे तो मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती और रन मेथड कॉल नहीं होगा. ओके, इस रन को मुझे पब्लिक बनाना पड़ेगा.
इसको हमने पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया है सो दैट इट कैन बी कॉल एनीवेयर इन द होल प्रोग्राम। अब मुझे यहाँ क्या चेंज करना है, शो मेथड था पहले शो को, तो मुझे कॉल करना नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट को कॉल करेंगे। स्टार्ट इज आल्सो ए मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। स्टार्ट इज आल्सो ए मेथड ऑफ थ्रेड क्लास, और ये क्या करेगा, रन मेथड को कॉल करेगा। ओके, तो हमने क्या किया है यहाँ पे कि अपने कोड को रन मेथड के अंदर लिखा है, ए थ्रेड क्लास के अंदर भी और बी थ्रेड क्लास के अंदर भी, और दोनों क्लासेस के अंदर एक्सटेंड किया है थ्रेड क्लास को। और मेन मेथड के अंदर दोनों थ्रेड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ए और बी का, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टार्ट मेथड को कॉल किया है। स्टार्ट मेथड इज ए मेथड ऑफ थ्रेड क्लास एंड इट बाय डिफॉल्ट और इम्प्लिसिटली कॉल द रन मेथड। ठीक है, अब देखिए दोनों क्लास के अंदर हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है, तो जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट थ्रेड क्लास के हर एक मेथड को कॉल करने के लायक बन गए। यानी कि जब हमने एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास को, तो थ्रेड क्लास के सभी मेथड बी थ्रेड क्लास में डिराइव हो गए एंड सेम इन ए थ्रेड क्लास के अंदर भी डिराइव हो गए। तो ए थ्रेड और बी थ्रेड के ऑब्जेक्ट से हम थ्रेड क्लास के सभी मेथड को कॉल कर सकते हैं। जब हम थ्रेड क्लास के स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे तो रन मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। नाउ रन मेथड इज ट्रीटेड एज ए थ्रेड। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। ये देखिए हेलो प्रिंट हुआ, देन हाई, देन हाई, देन हेलो, देन हेलो, देन हाई। ये क्या हो रहा है कि पहले हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद हेलो वाला थ्रेड 1 सेकंड के लिए यानी कि 1000 मिली सेकेंड के लिए स्लीप स्टेट में चला जाता है। उस 1 सेकंड को यूटिलाइज करने के लिए दूसरा थ्रेड आ जाता है सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए, एंड प्रोसेस गोज ऑन। अब ये देखिए ये 2 बार हाई और ये 2 बार हेलो क्यों प्रिंट हुआ, तो बहुत बार सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि सीपीयू के पास एक साथ दोनों थ्रेड आ जाते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शेड्यूलर है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने हाई को पहले डिसाइड किया। वैसे हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं थ्रेड की कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा। तो जावा के अंदर गेट प्रायोरिटी और सेट प्रायोरिटी मेथड होते हैं जिससे हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। ये आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि सीपीयू के आइडल टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, 1 सेकंड को यूटिलाइज कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जो हमने इस डायग्राम में देखा। तो ये देखो थ्रेड 1 यानी कि ये हेलो वाला थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद वो 1 सेकंड के लिए स्लीप स्टेट के अंदर चला जाता है, और उस 1 सेकंड को यूटिलाइज करने के लिए दूसरा थ्रेड यानी कि हाई वाला थ्रेड आ जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए। एंड जब थ्रेड 2 स्लीप स्टेट में चला जाता है तो थ्रेड 1 वापस आ जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, एंड सो ऑन। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का एक सिंपल एग्जाम्पल है, और मल्टी थ्रेडिंग हमने थ्रेड क्लास के थ्रू की है। थ्रेड क्लास जो कि एक इनबिल्ट क्लास है, इस थ्रेड क्लास को हमने अपनी यूज़र डिफाइंड क्लास ए थ्रेड और बी थ्रेड के अंदर एक्सटेंड किया है। थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने का बेनिफिट ये हुआ कि जो रन फंक्शन है और स्टार्ट फंक्शन है वो हमारी यूज़र डिफाइंड क्लास के अंदर आ गए। रन फंक्शन के अंदर थ्रेड लिखा जाता है, स्टार्ट फंक्शन इस ऑटोमेटिकली इस रन फंक्शन को कॉल करता है। OBJ1 OBJ2 हमारे 2 थ्रेड हैं जो कि ए थ्रेड और बी थ्रेड के ऑब्जेक्ट हैं। तो ये हमने थ्रेड क्लास से मल्टी थ्रेडिंग बनानी सीखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम रनेबल इंटरफेस से मल्टी थ्रेडिंग सीखेंगे। थैंक यू।